गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो जल्दी से आप ये रिप्लाई करिए कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक बिल्कुल प्रॉपर पहुंच रही है, क्या मेरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है। मेरी आवाज़ वगैरह बिल्कुल प्रॉपर है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम थी, इस वजह से 2 मिनट लेट कर गया मैं। सौरभ दुबे जी, अजय, मधु, नेहा, भीम, कृतिका, सारे लोगों को गुड इवनिंग। रितिका, शाहमीन, प्रशांत, आराध्या, नेहा, सबको गुड इवनिंग। चलिए, तो बिना देर किए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चलिए, ऐसा ये सब को हम थोड़ा सा बाद में समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने पॉक्सो एक्ट का जो लेक्चर पढ़ा था, उस पॉक्सो एक्ट के लेक्चर के अनुसार कल जो इससे पिछली टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ी थी, जो आज पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक थी रिपोर्ट करना। इस अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले अपराधों की रिपोर्ट करना, इसका टॉपिक था। एक सेकंड। इसकी रिपोर्ट करना, तो रिपोर्ट करने के संबंध में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी व्यक्ति को अगर इस अपराध के और इस अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले अपराधों के संबंध में अगर जानकारी है, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उसकी रिपोर्ट तत्काल करे। और रिपोर्ट तत्काल किसको करेगा? तो विशेष पुलिस यूनिट को करेगा या स्थानीय पुलिस को करेगा। अब वो स्थानीय पुलिस जिसको रिपोर्ट की जाएगी, उसको तत्काल उसे लिखेगी और उसे पढ़कर सुनाएगी। अगर वो बालक है तो उसे उसकी सरल भाषा में लिखा जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने फॉर्मेलिटी वगैरह देख लिया था। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर रिपोर्ट करने में, माने सूचना देने वाला या चाहे सूचना लिखने वाला अपनी ड्यूटी को ब्रीच करता है, कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो उसके लिए भी पनिशमेंट है। सामान्यतः 6 महीने का पनिशमेंट है, लेकिन अगर कोई कंपनी है और कंपनी का वो मालिक है और उस कंपनी में ऐसा कोई अपराध किया जा रहा है, तो उसके लिए दंड की मात्रा 1 साल तक हो सकती है। लेकिन अगर अपराध की सूचना है किसी बालक को, वो सूचना नहीं देता, तो किसी प्रकार के दंड का भागी नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई मिथ्या परिवाद किया जाता है, मिथ्या सूचना दी जाती है, तो उसके लिए क्या लायबिलिटी होगी? वही 6 महीने वाली लायबिलिटी। लेकिन अगर बालक के खिलाफ कोई मेजर पर्सन ऐसी सूचना देगा, तो उसके लिए ड्यूटी जो होगी, उसके लिए लायबिलिटी जो होगी 1 साल तक के लिए होगी। लेकिन बालक अगर गलत इंफॉर्मेशन देता है तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। तो ये कल हम लोगों ने मीडिया की ड्यूटी भी देखी थी कि जब तक ऑथेंटिक जानकारी न हो, तब तक किसी बात को मीडिया में पब्लिश नहीं करना है। बच्चे की पहचान को तब तक प्रकट नहीं करना है जब तक न्यायालय से उसके लिए परमिशन न ले ली जाए। और इसके लिए जिम्मेदार जो होता है मीडिया में, उसके रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार होते हैं विकैरियसली। और साथ में अगर ऐसा कोई करेगा, इस धारा का उल्लंघन करेगा, मतलब धारा 23 के उल्लंघन में भी होगा, तो वो 6 महीने तक से कम नहीं 1 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों के कल के लेक्चर में थी। आयशा, प्रशांत, तो ये अब हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं आगे। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय पर चर्चा होगी, वो है बालकों के कथनों को अभिलिखित किया जाना। बालकों के कथन को अभिलिखित किया जाना। अभिलिखित किया जाना, ये है बालक के कथन को अभिलिखित किए जाना, ये विषय है। और उसमें प्री के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, मुख्य परीक्षा के भी, मेंस के भी प्रश्न बनेंगे।
तो ये चलिए शुरुआत करते हैं इसका बालक के कथन को लिखने के संबंध में। सबसे पहला बात, इससे संबंधित प्रोविजन हम लोगों को कहां से कहां तक डिस्कस करना है? 24 से लेकर 27 तक, सेक्शन 24 से लेकर 27 तक, 24 से लेकर 27 तक। ठीक, चलिए देखते हैं कि आखिर कौन बालकों के कथनों को कौन अभिलिखित करेगा। बालक के कथन को कौन अभिलिखित कर सकता है? तो पहली चीज है पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी कर सकता है। आराम से समझते हुए चलिए, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और दूसरा मजिस्ट्रेट भी करता है। बालक के कथन को, जो बालक का स्टेटमेंट है, उसको रिकॉर्ड कौन करेगा? पुलिस भी करता है और मजिस्ट्रेट भी करता है। दोनों पर्पज पूरा होगा बेटा। दोनों पर्पज पूरा होगा। तो पुलिस अधिकारी भी करेगा और मजिस्ट्रेट भी करेगा। पुलिस अधिकारी के संबंध में सेक्शन 24 में प्रोविजन होंगे और मजिस्ट्रेट के संबंध में सेक्शन 25 में प्रोविजन होंगे। ठीक है, तो ये इसके संबंध में प्रावधान है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या उठा लेते हैं? पुलिस। पुलिस जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी तो क्या फॉर्मेलिटी है? माने पहला उठा लेते हैं पुलिस द्वारा। पुलिस द्वारा कथनों को अभिलिखित किया जाना। ठीक है, तो पुलिस द्वारा जब किया जाएगा तो उसमें सबसे पहला सवाल, नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल यही होगा, किस स्थान पर, किस स्थान पर रिकॉर्ड किया जाएगा? तो कहता है बालक के निवास स्थान पर। बालक के निवास स्थान पर या ऐसे स्थान पर, ऐसे स्थान पर जहां बालक साधारणतया निवास करता है। साधारणतया निवास करता है। या तीसरा स्थान जो है वो ये है कि अपनी पसंद के स्थान पर। अपनी पसंद मतलब बालक के पसंद के स्थान पर। ठीक है, ठीक है ना? तो ये किस स्थान पर बालक के कथन को रिकॉर्ड किया जाएगा? पुलिस के द्वारा। तो बालक का जहां परमानेंट रेजिडेंस है, या जहां जनरली बालक रहता है, या बालक जहां भी जिस स्थान को पसंद करता है उस स्थान पर किया जाएगा। ये बात आपके 24 के क्लास नंबर 1 में ही लिखी गई। अब बात आती है कि किसके द्वारा, किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा होगा? तो कहता है SI यानी सब इंस्पेक्टर से अनिम्न किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। देखिए, अब प्री में क्या अलग से थोड़ी प्रश्न आते हैं। बस ध्यान यही देना होता है कि क्या क्या फिक्स चीजें, जैसे हमने किस स्थान पर कर लिया, अब एकदम आपके दिमाग में ये चीजें बैठ गई कि नहीं, वो स्थान वाली बात भी ध्यान रखनी है कि निवास स्थान साधारणतया जहां निवास करता है, जहां पसंद का स्थान। किसके द्वारा होगा? यानी पुलिस में कोई भी पुलिस अधिकारी तो उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर नहीं देगा।
उसके लिए ध्यान रखना है सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, पहली चीज। उप निरीक्षक पंक्ति से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी नहीं होना चाहिए। और होगा कौन? महिला पुलिस अधिकारी। तो अब क्या दिमाग में ये आएगा कि अगर पीड़ित बालक है तब भी क्या महिला ही होगी? बिल्कुल, महिला ही पुलिस अधिकारी होगी। अगर बालक हो चाहे बालिका हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? क्योंकि माना यह जाता है कि महिलाएं प्यार से बात करके, पोलाइटली बात करके किसी चीज को इजीली पूछ लेती, अपना काम इजीली निकाल लेती। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड में भी जो टीका लग रहा था उसमें भी ज्यादातर महिलाएं ही टीका लगा रही थी लोगों को, क्योंकि वो कन्विंस अच्छा कर लेती। चलिए, किसके द्वारा हो गया हम लोगों का? फिर उसके बाद क्या लिखा बेटा? तो ये हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। सावधानियां। सावधानियां, क्या सावधानी बरतनी होगी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते समय? सावधानी ये बरतना है सबसे पहले कि पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा। पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होना चाहिए। क्योंकि दो ये चीज से तो आदमी बचपन में बच्चों को डरवाता है, एक भूत से और एक पुलिस से। तो अगर वर्दी में ही पुलिस दिख जाए तो फिर कहां से, तब तो बच्चा डर ही जाएगा। तो वर्दी में नहीं होगा, ठीक है। एक सावधानी ये बरतनी है। दूसरी बात सावधानियों में कि बालक से अभियुक्त का संपर्क नहीं होना चाहिए। अभियुक्त का संपर्क नहीं होना चाहिए। ये बात आप जब सीआरपीसी की धारा 327 पढ़ते हैं उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि जहां ऐसी स्थिति हो कि किसी 18 साल से कम आयु की स्त्री का, लड़की का रेप किया गया हो, तो ऐसे मामलों में एक्यूज्ड से उसका सामना नहीं होने दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाएगा। अगर लगता है न्यायालय को कि सामना होने की वजह से उसकी अपने आप को डिफेंड करने में या घबरा जाएगा, सही से कोई बात नहीं बता पाएगा, डर जाएगा, तो चल, तो ये सावधानियां हो गई। उसके अलावा तीसरी चीज उसमें क्या लिखा है? रात्रि में पुलिस स्टेशन में नहीं रोका जाएगा। पुलिस स्टेशन में नहीं रोका जाएगा किसी भी दशा में। और चौथी चीज ये है, पहचान प्रकट नहीं की जाएगी। पहचान प्रकट नहीं की जाएगी। तब तक पहचान प्रकट नहीं की जाती जब तक कि न्यायालय को ये न लगे कि ये ऐसी स्थिति में पहचान प्रकट करना बालक के फायदे के लिए होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सावधानी बरतने के संबंध में जब पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। आप ये समझ रहे हैं कि बालक के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के संबंध में हमने देखा पहले कि कौन रिकॉर्ड करेगा, तो पुलिस भी कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। पुलिस करेगा तो क्या, उसके लिए हमने देखा कि किस स्थान पर करेगा, ये हमने देख लिया। किसके द्वारा किया जाएगा, ये हमने देख लिया। और उसके बाद कौन सी सावधानियां बरतेगा, तो ये हमने देख लिया। ठीक है ना? अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में
अब आएगा कि मजिस्ट्रेट द्वारा कथन का, दूसरा मजिस्ट्रेट ही था ना, मजिस्ट्रेट द्वारा कथन रिकॉर्ड किया जाना। ठीक है, कौन सा सेक्शन था ये? सेक्शन 25 था। सेक्शन 25 में है मजिस्ट्रेट द्वारा कथन को अभिलिखित किया जाना। सेक्शन 25 कह रहा है कि कथन का जब रिकॉर्ड किया जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा तो बालक के शब्दों में ही, यथासंभव बालक के शब्दों में ही अभिलिखित किया जाएगा। बालक के शब्दों में ही अभिलिखित किया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, बालक के माता पिता पर, बालक के माता पिता पर सेक्शन 207 का अनुपालन किया जाएगा। अभियुक्त के अधिवक्ता, अभियुक्त के अधिवक्ता को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं होगी। हाँ, सीआरपीसी का ही 207। ठीक है ना? तो मजिस्ट्रेट द्वारा जब कथन को रिकॉर्ड किया जाएगा तो ये चीजें ध्यान रखनी। एक तो ये कि जब भी 164 के अंतर्गत, तो मजिस्ट्रेट कथन को रिकॉर्ड तो 164 के अंतर्गत ही करेगा, तो जब भी 164 के अंतर्गत तो जब भी 164 के अंतर्गत कथन रिकॉर्ड किया जाएगा तो यथासंभव बालक के शब्द में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। दूसरी बात उसमें यह भी होगी कि सामान्यतया 164 के प्रोविजन में लिखा है कि अभियुक्त का जो वकील होगा वो वहां उपस्थित रह सकता है, लेकिन यहां पर उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, वो प्रोविजन लागू नहीं होगा। उसके अलावा ये भी हम लोगों ने देखा है कि जब भी इस अपराध के संबंध में पुलिस रिपोर्ट बनाई जाएगी, जो 173 के अंतर्गत बनाई जाती है, तो पुलिस रिपोर्ट और उन दस्तावेजों के संबंध में बालक के माता पिता पर वो सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए जाएंगे या उसका प्रतिनिधि जो भी होगा उसके पास। तो ये सारी चीजें फॉर्मेलिटी मजिस्ट्रेट के साथ है। क्या यहां तक एकदम क्लियर हो रही है चीजें? बताइएगा कमेंट में तो थोड़ा। सही है? ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अन्य सावधानियां क्या बरतनी, यानी अन्य औपचारिकताएं। अन्य औपचारिकता इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पुलिस का अपना हो गया, मजिस्ट्रेट का अपना हो गया, और कुछ अदर फॉर्मेलिटी है, उसके बारे में सेक्शन 26 बात करता है। सेक्शन 26 बात करता है अदर फॉर्मेलिटी के बारे में। और क्या बात करता है? बाल मुकुंद बाबूजी भी हैं, तो वो क्या कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट बालक के माता पिता, बालक के माता पिता या ऐसे व्यक्ति जिसमें उसको विश्वास है,
जिसमें उसको विश्वास है। जिसमें उसको विश्वास है, उसकी उपस्थिति में ही कथन को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक, एक ठो फॉर्मेलिटी ये दोनों लोगों के लिए, एक तो पुलिस के लिए था, एक तो मजिस्ट्रेट के लिए था, लेकिन ये क्या है, ये दोनों के लिए, पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों के लिए। एक फॉर्मेलिटी हो गई। कथन रिकॉर्ड करते समय द्विभाषीय की सहायता ली जा सकती है, ट्रांसलेटर की सहायता ली जा सकती है अगर जरूरत समझ में आ रही तो। उसी तरीके से शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बालक है, शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बालक है, तो वहां पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसका विशेषज्ञ हो, जो बातें उससे इजीली निकलवा सकता हो, जो उसकी बातें समझ सकता हो, जो अपनी बातें समझा सकता हो, ऐसे स्पेशल एक्सपर्ट को वहां पर ऐसे व्यक्ति की सहायता ली जा सकती है जो कि इसमें मदद कर सके। और लास्ट चौथा होगा वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग से भी साक्ष्य लेने के लिए आदेश किया जा सकता है। ये 4 पॉइंट हैं अदर फॉर्मेलिटी में। अदर फॉर्मेलिटी में आपने देखा 26 के अंतर्गत है और उसमें कहता है कि बालक के माता पिता या उससे परिचित व्यक्तियों की उपस्थिति में ही साक्ष्य लिया जाएगा, या ऐसे व्यक्ति के जिस पर उस बालक को विश्वास है। अगर ऐसी कोई भाषा है तो वहाँ द्विभाषीय की हेल्प ली जा सकती है। शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बालक है तब किसी विशेष शिक्षक से या किसी विशेष एक्सपर्ट से या उससे अपरिचित व्यक्तियों की मदद ली जा सकती है। यहाँ जहाँ संभव हो न्यायालय ऐसा आदेश कर सकता है कि वो सारी प्रक्रिया, वो सारी बातें की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। यहाँ तक हम लोगों ने बालक के कथन को अच्छे से पढ़ लिया। यहाँ तक बालक के कथनों को रिकॉर्ड हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है। ठीक है, कोई सवाल? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। और इससे आगे बढ़ने में अगला अच्छा, इससे आगे बढ़ने में एक चीज सेक्शन 27 देख लीजिए। सेक्शन 27, सेक्शन 27 में मैं लिखूंगा नहीं, मैं वैसे ही बता देता हूं सेक्शन 27 के लिए। सेक्शन 27 ये कहता है कि बालक का मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड। तो मेडिकल एग्जामिनेशन जो बालक का होता है सेक्शन 27 के अंतर्गत होता है। सीआरपीसी की कौन सी धारा लगती है मेडिकल एग्जामिनेशन में बालक की? 164A। रेप के विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन सीआरपीसी के 164A के अंतर्गत होता है ना, बस वही सारी चीजें इसके मेडिकल एग्जामिनेशन के संबंध में भी लागू होगी। बस एक फॉर्मेलिटी इसमें जुड़ जाएगी कि इसमें माता पिता की उपस्थिति में ही, माता पिता मैं जहां भी कह रहा हूं इसका मतलब है कि उसके साथ ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जिसमें बालक का भरोसा है, जैसे मामा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, अन्य रिलेशन भी हो सकता है जिसके साथ बच्चा ज्यादा फ्रेंडली है। तो ये ठीक है, तो ये माता पिता की उपस्थिति में ही किया जाएगा। दूसरी बात, महिला डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। अगर वो महिला है तो महिला डॉक्टर द्वारा किया जाएगा, क्योंकि बालक भले लिखा है लेकिन बालक और बालिका इसके अंतर्गत दोनों आते हैं। तो महिला डॉक्टर द्वारा किया जाएगा अगर वो महिला है तो, लड़की है तो। उसके अलावा तीसरी चीज कि अगर माता पिता उपलब्ध न हो
तो चिकित्सा संस्था के प्रमुख व्यक्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में किया जाएगा। यानी वहां का जो संस्था का जो हेड होगा वो डायरेक्ट करेगा किसी महिला को और उस महिला की उपस्थिति में लिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्री के लिए ध्यान दे रहा है। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया था क्या थोड़ी देर पहले? हो सकता है उल्टा बोल दिए हूं उसमें। 164A विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ना, मैंने ऐसा ही बोला था कि उल्टा बोल दिया था? हो सकता है उल्टा बोल दिया हो, अभियुक्त शब्द प्रयोग कर दिया हो। हाँ, तो ये विक्टिम का ही है। अभियुक्त का जो होता है वो 53A के अंतर्गत होता है। ठीक है ना? हाँ, हो सकता है उल्टा बोल दिया हो। तो ये चीज बच्चे के मेडिकल एग्जामिनेशन के संबंध में है। पहले तो 164A के अनुसार किया जाएगा, महिला डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। अगर विक्टिम महिला है तो 164A वाली फार्मूला लागू होगा। माता पिता या विशेष परिचित व्यक्ति की उपस्थिति में लिया जाएगा। माता पिता उपस्थित नहीं है तो चिकित्सा संस्था के हेड द्वारा निर्दिष्ट किसी महिला अधिकारी की और महिला की उपस्थिति में ही किया जाएगा। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर नंबर 7 पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 यानी विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट्स इसके लिए होती है। चैप्टर नंबर 7 होगा, ये चैप्टर नंबर 7 होगा इसके लिए, और ये चलेगा आपका 32 तक, 28 से लेके 32 तक। चलिए इसको डिस्कस करते हैं स्पेशल कोर्ट के संबंध में। सबसे पहली बात कि इस अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण विशेष न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। विशेष न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ लेते हैं। मतलब ये कॉमन कोर्ट नहीं, इसके लिए स्पेशल कोर्ट का गठन होता है और विशेष कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा। अब स्पेशल कोर्ट का गठन कौन सी धारा के अंतर्गत होगा? सेक्शन 28 के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट का गठन होता है। ठीक है ना? कौन करता है गठन? राज्य सरकार। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से परामर्श करने के बाद सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है, नोटिफाइड करती है। ठीक है ना? सेक्शन 28 कहता है स्पेशल कोर्ट का गठन कैसे होगा। तो इसके लिए प्री के लिए ध्यान दीजिएगा आप कि कौन गठन करेगा कोर्ट का? तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कैसे करेगी? तो हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद। कंसल्टेशन का मतलब हाई कोर्ट से नहीं है, एक्चुअल में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन के बाद, परामर्श करने के बाद सेशन न्यायालय को ही स्पेशल कोर्ट गठित करती है। कैसे? अधिसूचना जारी करके।
क्या नेहा? आपकी नहीं समझ में आया नेहा आपकी बात। आपके पीछे दिख नहीं रहा, अच्छा अच्छा, ये बात है, तो मैं कैसे हटूं? चलिए दिखाया। तो ये चीज विशेष न्यायालय के संबंध में आपके बेयर एक्ट में लिखा हुआ है और उसी के हिसाब से हमने कर दिया है कि गठन कैसे होगा। ठीक है, गठन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक परंतु भी लिखा होगा। इसमें एक परंतु भी लिखा होगा। परंतु परंतु कहता है कि जहां कि बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अधीन, 2005 कह सकते हैं क्योंकि लागू 6 में हुआ था पहले, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन यदि न्यायालय का इस पर्पज के लिए गठन किया गया है तो वहां पे इस प्रकार के स्पेशल कोर्ट को गठन करने की जरूरत नहीं होगी। वो जो न्यायालय है उसे ही विशेष न्यायालय मान लिया जाएगा। मेरी बात समझे? ठीक है ना, कि बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत अगर पहले से ही किसी न्यायालय का गठन इस पर्पज के लिए किया गया है तो उसी न्यायालय को स्पेशल न्यायालय मान लिया जाएगा। फिर से किसी नए सेशन कोर्ट को इस पर्पज के लिए गठन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलें आगे बढ़ जाए। अच्छा, अब उसके बाद है विशेष न्यायालय की अधिकारिता। विशेष न्यायालय की अधिकारिता। विशेष न्यायालय की अधिकारिता। ठीक है, विशेष न्यायालय की अधिकारिता क्या है? पहली चीज तो ये कि इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी अपराधों का विचारण करना। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी अपराधों का विचारण करना। विचारण करना, ये अधिकारिता भाई, इसीलिए तो विशेष न्यायालय गठित हो रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध किए जा रहे हैं उनका विचारण करे, तो उसकी अधिकारिता तो रहेगी ही रहेगी। दूसरा दूसरा क्या है? इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि द्वारा दंडनीय अपराध के विचारण की अधिकारिता। ठीक है, मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत
इस अधिनियम के अंतर्गत तो अधिकारिता है ही सारे अपराधों के विचारण की, साथ में इस अधिनियम से भिन्न किसी अपराध के भी विचारण की अधिकारिता है यदि सीआरपीसी जो बताती है ना, सीआरपीसी लागू होती है इस पर, मैं आगे बताने वाला हूं इस बात कि सीआरपीसी बताता है ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस के बारे में, यानी कुछ अपराधों के विचारण एक साथ किए जा सकते हैं। इसके लिए आप 219 से लेकर 221 तक का सीआरपीसी का प्रोविजन पढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनका ट्रायल एक साथ हो सकता है, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनका ट्रायल एक साथ हो सकता है। बाकी जनरल रूल तो है कि सबका ट्रायल अलग अलग होना चाहिए। तो कहता है कि नहीं, अगर वो प्रोविजन के अंतर्गत कई अपराधों का ट्रायल एक साथ हो सकता है तो हो सकता है। जैसे एक ही ट्रांजैक्शन में कोई किया गया कार्य है, 220 में है ना सीआरपीसी के, एक ट्रांजैक्शन में, जैसे बच्चे के साथ इस अधिनियम वाला तो अपराध किया ही, साथ में उसने बच्चे को जान से मारने की भी कोशिश की, तो आईपीसी की धारा 307 भी तो लगेगी। हत्या का प्रयत्न किया उसने, तो उस अपराध का विचारण करने के लिए फिर अब दूसरा कोर्ट थोड़ी होगा, वही कोर्ट कर देगा उसका। तो इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध और साथ में इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के अंतर्गत दंडनीय अपराध भी इस कोर्ट के द्वारा विचारणीय होंगे यदि सीआरपीसी अलाउ करती है तो। क्लियर? चल, ये दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है, तीसरी बात ये है कि यदि कोई अपराध जो आईटी एक्ट की धारा 67A के अंतर्गत आता है, 67B के अंतर्गत, आईटी एक्ट के सेक्शन 67B के अंतर्गत आता है, और वह बालक से संबंधित है, तो उसका भी विचारण करने की अधिकारिता होगी। मतलब ये एक एक्सप्लेनेशन के रूप में है कि आईटी एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराध के भी विचारण की अधिकारिता होगी यदि वो बालक से रिलेटेड है। जैसे बालक का अश्लील चित्र लेना है, बालक के अश्लील चित्र को प्रकाशित करना है कहीं, तो इससे संबंधित अपराध जो होंगे उस पर भी विचारण करने की अधिकारिता इसके पास होगी। तो ये उसकी अधिकारिता के संबंध में कुछ बातें आप लोगों ने देखी। मैं इसको फिर से कर देता हूं कि स्पेशल कोर्ट की क्या जुरिस्डिक्शन होगी, ये बात आप देख ही रहे हैं, सेक्शन 28 में ही बताया गया है। क्लास नंबर 2 और 3 में हमने इसको डिस्कस किया है। क्लास नंबर 2 और 3 देख रहे हैं कि अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों का विचारण करेगा। इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अंतर्गत भी अपराधों के विचारण की अधिकारिता उसे होगी यदि सीआरपीसी अलाउ करती है तो। और तीसरी चीज, आईटी एक्ट के सेक्शन 67B के अंतर्गत भी अगर अपराध बालक से संबंधित है तो उसकी भी ट्रायल करने का जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट के पास होगा। यहां एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि इस स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के बीच क्या डिफरेंस होता है। यहां पे स्पेशल कोर्ट का गठन होता है और कहीं कहीं आप लोगों ने सुना होगा किसी एक्ट में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, यानी अनन्य विशेष न्यायालय। इसका मतलब यह होता है, हाँ, सेशन कोर्ट को ही स्पेशल कोर्ट बना दिया जाता है, मतलब उससे नीचे की कोर्ट नहीं होनी चाहिए। तो जो स्पेशल कोर्ट होती है ना, वो इस प्रकार की कोर्ट होती है कि मान लीजिए किसी जिले में एक तो पॉक्सो के लिए कोर्ट बन गई, तो स्पेशल कोर्ट है, इसका मतलब है कि पॉक्सो के अंतर्गत आने वाले सभी मामले इस कोर्ट द्वारा ट्रायल किए जाएंगे और साथ में कुछ अन्य मामले भी ट्रायल किए जा सकते हैं उस न्यायालय के द्वारा। लेकिन एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का मतलब यह होता है कि अगर पॉक्सो के लिए वो कोर्ट है तो वो कोर्ट केवल और केवल पॉक्सो से संबंधित मामलों का ही ट्रायल करेगी, किसी अन्य प्रकार के मामले का ट्रायल नहीं करेगी।
ठीक है ना। जैसे SC/ST एक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्सक्लूसिव एक स्पेशल कोर्ट का गठन होता है। तो एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि सिर्फ उसी पर्पज के लिए वो कोर्ट होगी, अन्य किसी प्रकार के मामले उसके पास जाएंगे ही नहीं। तो यहां ये एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट नहीं है, ये स्पेशल कोर्ट है। तो ये हो गया इसकी क्या कह सकते हैं, इसकी जुरिस्डिक्शन हम लोगों ने देखी। अब आगे देखेंगे कुछ प्रक्रियात्मक बातें, ठीक है, प्रक्रिया इसकी देख लेते हैं। प्रोसीजर के बारे में ये कहते हैं कि अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अन्यथा उपबंधित के सिवाय अन्यथा उपबंधित के सिवाय CRPC के प्रावधान लागू होंगे। यहां मैंने क्यों लिखा है अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, मतलब अन्यथा उपबंधित के सिवाय, एक्सेप्ट अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे नियम है, चूंकि ये स्पेशल लॉ है, तो स्पेशल लॉ का मतलब ही यही होता है कि वो जैसे CRPC IPC सब ऑर्डिनरी लॉ है ना, साधारण विधियां हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर इस अधिनियम में कुछ बातें स्पेशली बता दी गई तब तो वही नियम लागू करना है, लेकिन अगर कुछ बात नहीं बताई गई इसका मतलब वहां CRPC ही लागू होगा। जैसे अब ये कह देता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों का विचारण विशेष न्यायालय यानी सेशन न्यायालय द्वारा ही होगा, जबकि CRPC में जो साधारण नियम क्या है कि विचारण तो मजिस्ट्रेट भी करता है। तो यहां इसके बारे में बता दिया कि नहीं सेशन कोर्ट ही करेगा, तो सेशन कोर्ट ही करेगा। कॉग्निजेंस लेने के लिए कहता है मजिस्ट्रेट ही कॉग्निजेंस लेगा, लेकिन यहां कहता है कि नहीं मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है कि इस मामले में कॉग्निजेंस ले, स्पेशल कोर्ट लोगी कॉग्निजेंस। तो इसीलिए कहता है कि जहां अगर कोई प्रोविजन इसमें बता दिया गया है कि ये लागू होगा तो वो लागू होगा, अदरवाइज जिस मैटर पर ये साइलेंट होगा इसका मतलब है कि CRPC के प्रोविजन ही लागू होंगे। और ये बात आपको सेक्शन नंबर 31 का प्रोविजन है, ये CRPC ही लागू होंगे, जमानत फमानत जो कुछ भी नियम है ना, बंद पत्र भरना है, बांड भरना है, तो ये सब के संबंध में CRPC लागू हो। अच्छा, दूसरी बात और अगली बात ये है प्रिजम्पशन। यहां पर हम देखेंगे दो बात, अपराध के संबंध में प्रिजम्पशन और मानसिक दशा के संबंध में प्रिजम्पशन। मानसिक दशा के संबंध में प्रिजम्पशन, अपराध के संबंध में प्रिजम्पशन उल्टा बन जाती है, बाकी दूसरी वाली तो सही है। ये दोनों प्रिजम्पशन कहां बनती हैं, अपराध के संबंध में प्रिजम्पशन 29 में बन जाएगी और मानसिक दशा के संबंध में प्रिजम्पशन सेक्शन 30 में बन जाएगी। अपराध के संबंध में प्रिजम्पशन का मतलब यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाला अपराध चाहे 3 का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 7 का हो, चाहे 9 का हो, अगर एलिगेशन लगाया गया तो यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि अभियुक्त ने वो अपराध किया है, जबकि जनरली क्या होता है बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर ही होता है कि उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसे प्रूव करना पड़े। लेकिन यहां पर अगर एलिगेशन लगा दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसने, कोर्ट ने प्रिज्यूम कर ली कि उसने वो अपराध किया है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पर होगा कि वो ये साबित करे कि उसने ये अपराध नहीं किया है। ठीक, मानसिक दशा के संबंध में कि जब भी किसी अपराध के लिए किसी मेंटल कंडीशन की जरूरत है और ये एक्यूज्ड कहता है कि मेरा ऐसा कोई मेंटल कंडीशन नहीं था, जैसे मान लीजिए लगा दिया गया कि किसी बच्चे को उसने बुरे इरादे से स्पर्श किया, तो वहां पे है ना मेंटल कंडीशन कैसा होना चाहिए,
लैंगिक आशय से उसको किया जाना चाहिए। सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए। सेक्शन 7 के लिए क्या है, सेक्सुअल इंटेंट से उसको टच करना है, स्पर्श करना है। तो वहां पे ये इश्यू अगर है कि उसका सेक्सुअल इंटेंट था कि नहीं था, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि उसका सेक्सुअल इंटेंट था। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पर होगा, यानी एक्यूज्ड पर होगा कि वो ये साबित करे कि उसका इंटेंशन सेक्सुअल नहीं था। ठीक है ना। हाँ, तो ये जो मानसिक दशा का जो है ना, वो तो हमेशा ये जनरल रूल है, ये आईपीसी और सीआरपीसी में भी लागू होता है, लेकिन ये नियम सीआरपीसी में, आईपीसी में, एविडेंस में लागू नहीं होते। ये स्पेशल है कि अपराध के संबंध में प्रिजम्पशन नहीं होती, लेकिन मानसिक दशा के संबंध में प्रिजम्पशन तो होती ही है। और इसी वजह से एविडेंस एक्ट का सेक्शन 105 यही कहता है कि अगर कोई कहता है एक्यूज्ड कि नहीं, मैं अपराध करने में सक्षम नहीं था, मेरी ऐसी मेंटल कंडीशन नहीं थी, मैं पागल था या मैं बच्चा था, ऐसा कुछ भी था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होता है इंडियन एविडेंस एक्ट की, है ना ऐसा। तो ये प्रिजम्पशन हो गया आपका। दो धाराएं हैं प्रिजम्पशन, एक ऑफेंस के किए जाने के प्रिजम्पशन के संबंध में, और दूसरा जो होगा वो मेंटल कंडीशन के संबंध में प्रिजम्पशन। अब आप जानते ही हैं कि सेक्शन 32 जो होगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात करेगा। कहता है कि यहां पर जो कार्यवाही होगी स्पेशल कोर्ट में, इसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का गठन किया जाएगा और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त किया जाएगा। कौन नियुक्त करेगा, राज्य सरकार नियुक्त करेगी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। कैसे व्यक्ति को चुना जाएगा, जिसे 7 वर्ष तक का प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस हो, ऐसे पर्सन को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और यहाँ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब ये हुआ कि जो सीआरपीसी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफाइन किया गया है, वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसको भी समझा जाएगा। ठीक, तो ये भी हमने देख लिया और मैं एक बार आपको दिखा देता हूं शुरू से, और फिर अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस सवाल को आप पूछिए। मैं आपकी अब कमेंट देखूंगा कि अभी तक मैं कमेंट नहीं देख रहा था। हाँ, ये मैं बता दूं, ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, आप जानते ही हैं। और यहाँ पर ये चीज़ बतानी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर चल रहा है ऑफर 12 से लेके 17 तक। अगर सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा तो 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। ये बड़ा ऑफर है, 12 से 17 याद रखिएगा। लेकिन ये ऑफर का लाभ कब ले सकते हैं आप, जब आपको ये कोड यूज करना हो, रॉय लॉ 10, ये कोड यूज किया जाएगा RAILAW10, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा 12 से 17 के बीच में। और अगर 17 की डेट बीत जाती है तो ये जो 20% है वो 10% में बदल जाएगा। 10% तो इस कोड को यूज करने पर आपको हमेशा मिल जाएगा। बाकी आप बिहार जुडिशियरी के लिए हो, चाहे यूपी के लिए लीजेंड बैच 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और ये है फीस स्ट्रक्चर, इसी में जो फीस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसी में 20% का डिस्काउंट होगा यदि आपने उस कोड को यूज किया तो। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी के, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और तमाम लेक्चर का लाभ ले सकते हैं। और ये अनअकैडमी का ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल का भी लाभ ले सकते हैं, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये है मेरा कोड और इसी से सब्सक्रिप्शन लेने पर 10% का हमेशा डिस्काउंट होगा। और 12 से 17 जो दिसंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, ये यहाँ पर 20% का डिस्काउंट होगा। ठीक है, अच्छा, आप किसी को कोई सवाल पूछना है? सारी बातें क्लियर हैं? संतोषजनक रहा परफॉर्मेंस? सब चीजें ठीक ठाक रही? कल मिलेंगे ना, तो इसके आगे मतलब कल हम लोग लास्ट कर देंगे पॉक्सो का और इसके आगे के हिस्से की चर्चा करेंगे। मिसलेनियस बहुत सारी चीजें हैं, एका दुका मेंस का भी प्रश्न है, मिसलेनियस है, और उन सब चीजों की चर्चा करके कल हम लोग इसको खत्म कर देंगे, इस एक्ट को। फिर कोई दूसरा उठाएंगे। आराम आराम से इसलिए चल रहे हैं ताकि आप लोग याद कर लें। हाँ, अगर मान लीजिए उसमें आप सोच रहे हैं कि सर तो लिख रहे हैं, हमारे हाथ में बेयर है, हमको लिखने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो वो मत करिएगा।
आप उसे पढ़ते समय ही, जब आप क्लास चल रही है तो इतनी देर में उतने प्रोविजन एकदम रट जाइए, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लास होगी 9:30 बजे रात में। कॉन्स्टिट्यूशन पर एमसीक्यू कराऊंगा मैं आज भी। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।